नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नेहले पे दहला। देखिए, हर रोज हम नेहले पे दहला में अंदर की खबर लेकर आते हैं बाबा के साथ, जहां बाबा आपको समझाते हैं बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, और सबसे सटीक विश्लेषण आपको बाबा नेहले पे दहला में देते हैं। वैसे में आज हम बाबा से जानेंगे कि MY वाली सीट भी क्यों हार गए आरजेडी। तेजस्वी से गलती हुई या लालू के जो लीला थी वो समाप्त हो गई है। बाबा, आखिरकार जहां पर 4 सीटों पर अभी चुनाव हुए और महागठबंधन की करारी हार, तो क्या तेजस्वी से गलती हुई थी या लालू की जो लीला है वो समाप्त हो गई है, जादू समाप्त हो गई है? देखिए, सीधी तौर पे विकास अगर हम देखें तो ये एनालिसिस करने के लिए हम क्यों बैठे हैं। आज इस एनालिसिस पर बैठने का पीछे और इसको समझने के पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं। इसका मतलब है कि सीधी तौर पे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा है और एक लंबे समय से जो MY समीकरण लालू प्रसाद ने बनाया था और उसके दम पर 15 साल राज किए थे, वो समीकरण कहीं ना कहीं दरक रहा है। ये साफ नजर आया इस 4 सीटों के उपचुनाव में। सबसे मजबूत गढ़ हम अगर बेलागंज की बात करें तो यहाँ लगभग 65,000 से 70,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और यादव मतदाताओं की संख्या भी लगभग इसी के बराबर है। 5,000 कम बेसी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब 1,30,000, 1,35,000, 40,000 के आसपास अब आपके पास वोट हो तो निश्चित रूप से आप वहां काफी मजबूत हैं और 8 बार से वहां जीतते आ रहे हैं। तो यूं ही नहीं जीतते आ रहे हैं, ये समीकरण आपके साथ रहा है। 1990 के बाद आरजेडी के सुरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतते आए हैं और इस बार जहानाबाद से वो सांसद भी बने। हालांकि इससे पहले भी एक बार वो जहानाबाद से जीत करके गए थे। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग आखिर क्यों, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जो अब तक होता आया है, धीरे धीरे करके ये लोग समझाने में कई दल और कई नेता सफल हो गए हैं कि MY समीकरण यानी लालू प्रसाद के साथ रह करके आपको क्या घाटा और क्या फायदा हुआ, ये समझाने में सफल हो रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं घाटा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को हो रहा है। याद होगा आपको कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हम लोगों ने एक विश्लेषण, एक क्या कई विश्लेषण हम लोगों ने किया है पिछले कई दिनों में। जब से ये 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से लगातार हम इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कहां दरक रहा है MY समीकरण और क्यों दरक रहा है। तो इसके पीछे एक नई पीढ़ी है, युवा है, जो ये समझने लगे हैं, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, वो ये समझने लगे हैं कि हमारे साथ क्या छल, क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार का जो एक सिलसिला या उसको अपने तरफ लाने का कोशिश किया, उसमें वो सफल बहुत हद तक रहे जरूर हैं, लेकिन इतने सफल नहीं रहे हैं कि इससे वो चुनाव में परिवर्तित कर ले और कोई एक्स्ट्रा वोट बैंक अपने तरफ ले आए। अब जबकि हम बात कर रहे हैं कि सबसे मजबूत गढ़ बेलागंज, जिसमें 1990 के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां की जो वर्तमान परिस्थिति है, वहां अगर हम यादव उम्मीदवारों को एक साइड कर भी दें तो मुस्लिम उम्मीदवारों ने, मुस्लिम वोटरों ने कहीं ना कहीं परेशान किया है। जीत हार का अंतर 21,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो 21,000 से जब ज्यादा है तो इसमें जनसुराज को 17,000 और 3,500 के आसपास AIMIM को आया। ये दोनों ही उम्मीदवार मुस्लिम समाज से थे। एक तरफ AIMIM ने उतारा था मोहम्मद जमीन अली को, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अमजद थे जनसुराज से। अब आप इस चीज को तो आसानी से समझ गए होंगे और हमको लगता है कि भारत लाइव के प्रबुद्ध दर्शक भी ये बात समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद को कहां इसमें झटका लगा है। यानी दोनों जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं इस बार लालू प्रसाद का साथ छोड़े हैं। हालांकि इसके लिए आपको पता है कि बेलागंज में क्या नहीं हुआ था। डॉक्टर विश्वनाथ यादव जो हैं, सुरेंद्र यादव के पुत्र, उनको जिताने के लिए लालू प्रसाद का वीडियो, लालू प्रसाद का कैंपेनिंग, और यहां तक कि बीच में आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन के परिवार को राष्ट्रीय जनता दल में फिर से वापसी कराई गई। खुद अपने ओसामा गए
इसके बाद भी यदि आप हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका एमओआई समीकरण दरक रहा है। और इस दरकाव में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि आपको कोई अन्यत्र व्यवस्था करनी होगी, या फिर इस एमओआई समीकरण को अपने साथ जोड़ करके रखने में तेजस्वी यादव असफल रहे हैं। बार बार आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात को लेकर के चर्चा शुरू कर चुके हैं कि अब तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह करके सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कुछ मिला है तो वो भाजपा का विरोध मिला है। हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, इसके दम पर हम उनके साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो समाज में हमारा फायदा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ की जो जातीय समीकरण वाली बात है, उस समीकरण में भी यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव यहाँ 19% हैं, 17% वोटर यहाँ पर मुस्लिम समाज के हैं, मुसहर यहाँ पर 11% हैं। इसके अलावा सवर्णों में अधिकांश जो है वो 7% जो है यहाँ भूमिहार हैं, कोयरी 6% है, बनिया 2% है और बाकी ओबीसी 6%, ईबीसी 6%। पासवानों का वोट बैंक ईबीसी के बराबर यानी 6% के आसपास है। चमार जाति के लोग भी यहाँ 5% हैं। यानी कि आप समझिए इस समीकरण को अच्छी तरह से, एक समीकरण आपका एमओआई यानी 35% तो यही वोट हो जाता है, 19% और 17%। इसके बाद आपका अभी अभी वहीं से अगल बगल से जीत करके एक यादव उम्मीदवार और एक कुशवाहा उम्मीदवार गया है। अभय कुशवाहा वहां कैंप किए हुए थे, उसका भी फायदा आपको नहीं मिला है। यानी कि सीधी तरफ देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का एमओआई दरका है और बाकी के वोटों को लेकर के जो लोकसभा में फायदा मिला था वो भी कहीं ना कहीं आपसे छटका है। बात हम अगर इसके बाद रामगढ़ की करें, जहां दूसरी सीट थी जिस पर राष्ट्रीय जनता दल खुद लड़ रही थी, 4 सीटों में से 3 सीट तो इंडिया गठबंधन के पास था, एकमात्र सीट एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार चारों सीट वो जीत गई है। इसके पीछे उसका सामंजस्य और समीकरण निश्चित रूप से है। बात करें तो जहां बड़ी कम मार्जिन से हार जीत होता था, वहां इस बार हार जीत का आंकड़ा जो है वो बदल गया है। हार जीत के आंकड़े में 26,000 का मार्जिन होना बहुत कुछ कहानी कहता है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं बसपा ने यादव उम्मीदवार उतार दिया और कुशवाहा उम्मीदवार उतारा था जनसुराज ने। यानी कि सीधी तौर पे एमवाई समीकरण आपका एक तरफ टूटा था, दूसरी तरफ जो आप अपेक्षा कर रहे थे कि उस क्षेत्र से कुशवाहा समाज जीत करके आया है बगल के काराकाट से, उसका फायदा मिलेगा, तो वो फायदा आपको नहीं मिला। इसके बाद एक कुशवाहा उम्मीदवार औरंगाबाद से जीत के आया था, उसका भी फायदा नहीं मिला। यानी कुशवाहा समाज, लौकु समाज ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लगातार यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ गढ़ रहा है। यहाँ कम ही मार्जिन से हो लेकिन वो लगातार जीतते आ रहे हैं। समीकरण की बात करें तो यहाँ अकेले चमार जाति 22% है और आप जानते हैं कि मायावती की किस पार्टी से और किस समाज से आती हैं। उनका प्रभाव यहाँ हमेशा रहा है, इस बार भी प्रभाव रहा है और पिछली बार भी चुनाव में आप देखें तो बसपा ही 2 नंबर वहां रही थी। दलित वोट बैंक की बात करें तो 29% यहाँ दलित वोट बैंक है और ये जीत हार के मायने रखते हैं। राजपूत 8% है, ब्राह्मण 6% है, सवर्ण 17.5% है, तो वहीं यादव वोट बैंक यहाँ 12% और मुसलमान 8% है। कोयरी कुर्मी मिलाकर के 8% और ओबीसी 26% है। यानी कि यहाँ भी समझाने में आप असफल रहे। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था उसमें खास करके जो करीब 30 से 40 हजार के बीच में मल्लाह समाज है, उन्होंने इस बार एक नया ट्विस्ट किया है। नया ट्विस्ट ये किया है कि यहाँ पर लगातार कैंप करते रहे हैं और प्रभारी बन करके भेजा गया था यहाँ हरी सहनी को। हरी सहनी ने यहाँ गांव-गांव घूम करके मल्लाह समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहें, उनका फायदा होगा, जो अब तक नहीं हुआ है वो सारे काम किए जाएंगे। और इस भरोसे को, इस विश्वास को, जिस शैली में वो बात करते हैं हरी सहनी, उस शैली को लोगों ने खूब पसंद किया और मल्लाह समाज एक साथ रिवोल्ट कर गया।
यानी कि जो मल्लाह समाज कट छट करके वोट देता था, मुकेश सहनी के तरफ था, वो मल्लाह समाज कट करके इधर आ गया है। क्योंकि 1 साल का समय है और लोगों को ये पता है कि 1 साल में अगर उनके भावनाओं पर, उनके काम करने के तरीके पर या उनकी जो डिमांड है उसको नहीं पूरा करते हैं तो 1 साल में पलट भी सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हुई है और यहाँ भी एमवाई समीकरण टूटा है। तो बात तरारी की करें तो यहाँ भी बहुत प्रयास किया था लालू प्रसाद ने कि यहाँ वो अपने समीकरण को तैयार रख करके चुनाव जीत जाएं। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ वाम दलों का भी एक अच्छा खासा होल्ड है जो लगातार जीतते आ रहे हैं। काराकट अभी जीत करके आप आए हैं, बगल का सीट आप बक्सर भी जीत करके आए हैं और उसके बगल में जहानाबाद भी जीत करके आए हैं और थोड़ा सा अगर दक्षिण की तरफ घूम जाए तो वहां आप औरंगाबाद भी जीत करके आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उपचुनाव होता है विधानसभा का तो वहां हार जाते हैं। अगर बात करें हम तरारी की तो तरारी में लगभग 14% के आसपास यादव हैं। ईबीसी की संख्या यहाँ 12% से अधिक है और मुसलमान 10% हैं। यानी 14, 10, 24% मुसलमान के होते हुए भी यदि चुनाव आप हार जाते हैं और जीत हार का मार्जिन भी अच्छा खासा होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ भी दरका है और आप अपने वोट बैंक को जुटा करके रखने में असफल रहे हैं। राजपूत समाज के लोग यहाँ 8% हैं, पासवान यहाँ 7% है, सवर्ण वोट बैंक यहाँ 24% है और नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ रणवीर सेना के संस्थापक परमेश्वर मुखिया की भी चर्चा खूब होती है और इस चर्चा को लेकर के भूमिहार समाज एकजुट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक वक्त था जब नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में विशाल प्रशांत जीत करके आए हैं उनके पिता सुनील पांडे लगातार जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उनको अच्छा खासा वोट आया था और सेकंड नंबर पे वही रहे थे, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावे आपको बता दें कि और कई चीजें हैं जो समझने और देखने लायक है। इसमें आपको हमने रामगढ़ बता दिया, हमने बेलागंज बता दिया, हमने आपको तरारी की बात बता दी। अब हम आपको अगर बताएं इमामगंज की बात तो यहाँ भी एक समीकरण गढ़ने की कोशिश की गई थी और यहाँ से निश्चित रूप से एक बार फिर से जीतने के बाद दीपा माझी और यहाँ के समीकरण पर भी चर्चा शुरू हो गई। कहा तो ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस क्षेत्र पर नहीं जाने के कारण मुश्किल हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान के नहीं जाने के कारण यहाँ फायदा हो गया। दीपा माझी ने ये बात स्पष्ट तरीके से कहा है और यहाँ तक कि आपने संतोष माझी को भी देखा कि वो खुद गए थे स्थापना दिवस पर मिलने के लिए चिराग पासवान से। यहाँ का समीकरण अगर देखें तो यहाँ मुसहर जाति सबसे अधिक है जो लगभग 19% के आसपास है। मुसलमान यहाँ 15% से ज्यादा है, यादव की संख्या भी यहाँ 13% से ज्यादा है, यानी 28% यहाँ एमवाई समीकरण है। उसके बाद भी बुरी तरह से हार यहाँ भी होती है राष्ट्रीय जनता दल की। कुशवाहा वोट बैंक यहाँ 11% है तो अनुसूचित जाति के कुल वोट बैंक जो है वो 32% है। ओबीसी 30% है और यहाँ राजपूत समाज के लोग भी 4% के आसपास है। ब्राह्मण व भूमिहार की आबादी कम है लेकिन सवर्ण यहाँ 6% सब मिला करके हैं। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दरका है और एक बार फिर से इस दरकने से क्या फायदा हुआ है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव यात्रा पर जो निकल रहे हैं, संवाद यात्रा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मिल करके यहाँ कार्यकर्ता दर्शन करेंगे, उसके क्या फायदा होते हैं और कैसे अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं विकास कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एमवाई वाली जो सीट है वहां हारी है आरजेडी। इसका मतलब सीधे तौर पे है कि तेजस्वी यादव से या तो गलती हुई है या फिर लालू के जो एमवाई समीकरण है उसे रोकने में, अपने पास बरकरार रखने में अब धीरे धीरे वो पिछड़ रहे हैं। 2015 की स्थिति देख लें तो 80 सीट जीत करके आए थे, 5 सीट कम 75 सीट जीत करके आए थे 2020 में। लेकिन 2010 में अगर देखें तो पूरी तरह से एमवाई समीकरण दरका था और मात्र 22 सीट जीत करके आए थे। यानी कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति में जब 2010 में वो पिछड़ गए थे तो 2015 में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद एक बार फिर से उन्हें बूस्टर डोज मिला था लेकिन उसको बरकरार रखने में सफल नहीं हो पाए। 2025 के चुनाव में अब यही जो समीकरण है, इस समीकरण को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं राष्ट्रीय जनता दल की और खास करके इंडिया गठबंधन की भी। ये वोट बैंक कहाँ जा रहे हैं, न एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं न इंडिया गठबंधन में है, तो ये वोट बैंक कहाँ जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
AIMIM और जनसुराज ने मिलकर के ये बात स्थापित जरूर किया है कि मुसलमान समाज के लोग अपने लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अगर वक्त पे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अपने इस वोट बैंक को नहीं समझ पाए, नहीं अपने पास संभाल पाए, तो इनका बिखरना लगभग 2025 के चुनाव में तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नहले पे दहला देख रहे थे आप, जहां बाबा आपको समझा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो समझ नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के जो दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनका जो वोट था, जो कोर वोटर माने जाते हैं एनवाई समीकरण, अब वो उनसे छिटक रहे हैं और छिटक कर ये शिफ्ट न एनडीए में हो रहे हैं बल्कि ये नए विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। ये बिहार की राजनीति में सबसे अहम खबर हो जाती है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।